प्यारे बच्चों, today we will discuss about some special topic related from nuclear energy. Listen to me. न्यूक्लियर सभी लोग को बताएंगे और साथ साथ पूछेंगे फ्यूजन पूछेंगे भी बताएंगे, ठीक है। What do you understand about nuclear fusion? न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? जनरली कल एक्सप्लेन किए थे। When two light nuclei collide with some speed and combine and form a heavy nuclei, this phenomenon, this event, this story is known as nuclear fusion. दो हल्के न्यूक्लियाई तेज गति करते हुए लड़कर जुड़कर बड़ा न्यूक्लियाई बनाने, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। बहुत स्पेशल बातें बताए थे कि अगर दो हल्के न्यूक्लियाई जुड़कर बड़ा न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बनता है, तो ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियाई होता है इसका फाइनल मास जुड़ने वाले न्यूक्लियाइयों के मास के सम से कम होता है, क्योंकि सम पार्ट ऑफ द मास ऑफ combining nuclei converted in the form of energy and which is energy obtained in the process of nuclear fusion. समझ में आया बेटा? To combining lighter nuclei after colliding with each other is known as nuclear fusion. दो हल्के न्यूक्लियाई लड़े और जुड़ जाए, बड़ा न्यूक्लियाई बन जाए, यही जो है फिनोमेनन न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। In the process of nuclear fusion, there will be obtained a large amount of energy because some mass of combining nuclei converted into the form of energy. Hence, obtained nuclei mass is less than the fusionable substances या fusionable nuclei। जो जुड़ने वाले न्यूक्लियाइज हैं उनका कुछ मास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के रूप में और वही हमें गेन होती है फ्यूजन के पश्चात। बेटा अब बेटा यहाँ पर जो है थोड़ा सा हिस्टोरिकल टॉपिक बताए थे कि इफ 1H1 and 1H2 these are the two nuclei, it is the nuclei of protium and it is the nuclei of deuterium. When attached then they form 2He3, it is the isotope nuclei of the हीलियम के आइसोटोप है। या when 1H1 and 1H3 combined and form 2He4, it is also the example of nuclear fusion. These are the examples of nuclear fusion. बच्चों यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, कल हमने समझाया था। When two lighter nuclei attack with some speed and combine, then न्यूक्लियाइज आर सेंस पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल। न्यूक्लियाइज क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। हेंस देयर विल बी मस्ट सम रिपल्सिंग फोर्स इन बिटवीन देम। व्हेन टू न्यूक्लियाइज आर इन द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग, देन देयर विल बी वर्किंग ऑफ रिपल्सिव फोर्स इन बिटवीन देम। जब दो न्यूक्लियाई जुड़ने वाले प्रोसेस में होते हैं तो उनके बीच क्या काम करता रहता है? रिपल्सिव फोर्स। एंड इट इज द रीजन फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियाई देयर विल बी रिक्वायर्ड ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स वर्किंग बिटवीन लाइटर न्यूक्लियाई। समझ में आई बात बेटा? हम अंग्रेजी में बात कर रहे हैं बेटा। तो जैसे दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं वो जुड़ने के लिए जब आते हैं तो उनके बीच क्या वर्क करता रहता है? रिपल्सिव फोर्स। तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमको हायर अमाउंट की एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से फोर्स वर्क ना करे और हमारे न्यूक्लियाई जुड़ करके फ्यूजन रिएक्शन दे। एंड दिस एनर्जी इज इक्वल एज द एनर्जी ऑफ टेम्परेचर इन द ऑर्डर ऑफ 10⁷ केल्विन। और ये एनर्जी उस एनर्जी के इक्वल होती है जो कि 10⁷ केल्विन का टेम्परेचर क्रिएट करती हो। इट मींस देयर विल बी रिक्वायर्ड ऑफ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इवेल्युएटेड एट द टेम्परेचर ऑफ 10⁷ केल्विन फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्मिंग अ हेवी न्यूक्लियाई।
Since this reaction is a high temperature, is at high temperature, here this reaction is known as also thermal nuclear reaction. अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, अंग्रेजी में हमने क्या कहा, प्रज्ञान बता सकते हो? आप बताओ बेटा क्या बोला मैंने अंग्रेजी? There will be required a high amount of energy for nuclear fusion against the repulsive force working in between child nuclei. Okay, and this energy is same as the energy of temperature 10 to the power 7 Kelvin. Since this nuclear fusion done at high temperature 10 to the power 7 Kelvin, hence this type of reaction is also known as thermal nuclear reaction. अब बात समझ में कि हमको दो लाइटर न्यूक्लियाई को जोड़ना है तो उनके बीच हाई अमाउंट का रिपल्सिव फोर्स है, हमें उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए जिससे उनका न्यूक्लियर फ्यूजन हो सके, और ये एनर्जी इतनी होनी चाहिए जो कि 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकती हो। तो जब इतने हायर टेम्परेचर पर जो है ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है तो ऐसे रिएक्शन को हम थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ टू लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियाई देयर विल बी रिक्वायर्ड ऑफ a special type of energy of 10⁷ Kelvin, and it is the reason nuclear fusion possible at only two states. Nuclear fusion possible at the surface of sun because there will be presence of temperature 10⁷ Kelvin, and at the earth for the nuclear fusion it is required there will be blasting of atom bomb to produce high amount of energy in the order of 10⁷ Kelvin temperature. बात समझ में बेटा? तो जब हम जान गए कि न्यूक्लियर फ्यूजन होना है, हल्के न्यूक्लियाओं को जुड़कर बड़ा न्यूक्लियाई बनना है, तो इसका मतलब उसके बीच के रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हाई अमाउंट की एनर्जी चाहिए, और वो भी इतनी एनर्जी चाहिए जो कि 10⁷ केल्विन टेम्परेचर के बिलोंग करते हुए एनर्जी की इक्वल हो। और इतनी एनर्जी पर जब ये रिएक्शन होता है तो थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन है, और जब ये थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन हाई अमाउंट की एनर्जी और हाई अमाउंट के टेम्परेचर पर समाप्त होता है, इसका मतलब ये हर जगह नहीं हो सकता। न्यूक्लियर फ्यूजन केवल दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो सन के सरफेस पे हो जहां पर इतना टेम्परेचर और इतनी एनर्जी मिल जाए, या तो यह रिएक्शन जो है अर्थ के उस प्लेस पर हो सकता है जहां एटम बम का ब्लास्ट हुआ हो। जब एटम बम ब्लास्ट होता है तो वहां इतनी ज्यादा हाई अमाउंट की एनर्जी और टेम्परेचर क्रिएट होता है कि टेम्परेचर 10⁷ केल्विन होता है, लाइटर न्यूक्लियाई जुड़कर हायर न्यूक्लियाई या हैवी न्यूक्लियाई बन सकते हैं। समझे? तो ये रिएक्शन इजी दिख रहा है, लेकिन ये बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, इसलिए इजीली नहीं होता। और न्यूक्लियर फ्यूजन की एक कंडीशन और है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में मास की किसी लिमिट के रिक्वायर्ड नहीं होती, तो यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जो है ऑब्टेन्ड होती है। एनर्जी ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इज ऑलवेज मोर एंड मोर देन द एनर्जी ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। समझ में बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रोसेस में न्यूक्लियर फिजन की अपेक्षा बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी गेन होती है। इफ वी कैन कंट्रोल nuclear fusion by using controller or observer or any process, and if we can build nuclear fusion reactor, then what happen? माने जिस तरह से न्यूक्लियर फिजन में हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं और फिजन रिएक्शन को कंट्रोल करके एनर्जी जो ऑब्टेन होती है उसको प्रोडक्टिव वर्क में यूज कर लेते हैं, तो ऐसे ही अगर फ्यूजन को कंट्रोल करने वाला कोई रिएक्टर बन जाए, कोई डिवाइस बन जाए जो न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करे और एनर्जी को हम किसी प्रोडक्टिव वर्क में यूज कर सकें, तो क्या हो सकता है? तो यहां हमने आपको कल एक्सप्लेन किया था, फ्यूजन रिएक्टर अगर बने, पहली चीज तो पॉसिबल नहीं है बनना जानने बेटा, और फ्यूजन रिएक्टर जो ऑलरेडी बने हुए हैं, दोनों में कई डिफरेंस पढ़ाए थे कि नहीं बेटा? डिफरेंस बताए थे कि नहीं? याद है? डिफरेंस क्या है? फ्यूजन रिएक्टर अगर बन सके, और फ्यूजन रिएक्टर तो बने हुए हैं, एटॉमिक फोर्स फ्यूजन रिएक्टर है, तो क्या होगा? पहली बात
फ्यूजन रिएक्टर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन विच more amount of energy obtained. It means fusion reactor are more useful and popular because here more amount than the fission reactor amount energy obtained. अगर इस तरह का रिएक्टर बन जाए तो ये ज्यादा पॉपुलर होगा, क्योंकि फिजन रिएक्टर फिजन न्यूक्लियर फिजन के प्रिंसिपल पर बना है और जिसमें उतनी एनर्जी नहीं बनती जितना कि इस प्रोसेस में एनर्जी बनती है। फिजन रिएक्टर न्यूक्लियर फिजन पर बेस्ड है, इसमें एनर्जी मिलती है, ज्यादा अमाउंट बनती है, लेकिन फ्यूजन रिएक्टर फ्यूजन रिएक्शन पर बेस्ड होगा और इसमें एनर्जी उस वाले प्रोसेस की एनर्जी से कई लाख गुना ज्यादा बनती है, तो ये ज्यादा पॉपुलर रिएक्टर होगा, ज्यादा यूजफुल रिएक्टर होगा, क्योंकि इसमें उसकी अपेक्षा ज्यादा एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी इस रिएक्टर में। दूसरा आपको बताए थे बेटा कि फिजन रिएक्टर में फ्यूल यूरेनियम यूज होता है। मीन्स फिजन रिएक्टर्स वर्कड इन द प्रेजेंस ऑफ यूरेनियम एज रेडियो एक्टिव मटेरियल एंड इन आवर एनवायरनमेंट इन आवर वर्ल्ड देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ यूरेनियम प्रेजेंस। माने हमारे जो है वातावरण या संसार में यूरेनियम की एक फिक्स मात्रा ही प्रेजेंट है, और न्यूक्लियर रिएक्टर अगर लगातार चलते रहे तो ये निश्चित है कि आने वाले कुछ समय के पश्चात यूरेनियम जब समाप्त हो जाएगा तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी फिनिश हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, बंद हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूजन रिएक्टर इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन, ये फ्यूजन पर जो है बेस्ड है, और फ्यूजन हमेशा जो है हीलियम या हाइड्रोजन वगैरह का होता है। तो माने यहाँ फ्यूल हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन इज द such type of element which is present in the world more than any other element। माने इसकी प्रेजेंस जो है अन्य सभी एलिमेंट से ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा है, और आप जान रहे हो कि इस वजह से जब ये बहुत ज्यादा मात्रा में है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये खत्म हो जाए हाइड्रोजन और जो है फ्यूजन रिएक्टर भी बंद हो जाए, ये ज्यादा चलेंगे। मीन्स शॉर्टकट में द लाइफ ऑफ फ्यूजन रिएक्टर इज वेरी शॉर्ट while life of fusion reactor is very long। ये लाइफ इनकी ज्यादा है, इनकी लाइफ। फिजन रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन द यूरेनियम व्हिच इज अ कॉस्टली मटेरियल। फिजन रिएक्टर में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है जो कॉस्टली मेटल होती है, इसलिए इस तरह के प्रोसेस से एनर्जी जो ऑब्टेन्ड होती है वो कॉस्टली होती है, बहुत महंगी होती है, इसलिए बिजली वगैरह आपको बहुत महंगी मिलती है। बट फ्यूजन रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ चीप एंड चीपेस्ट मटेरियल, और इसलिए जब इस प्रोसेस से एनर्जी ऑब्टेन्ड होगी तो बहुत ज़्यादा सस्ती होगी, हो जाए बेटा। बट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर कैन नॉट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि बेटा फ्यूजन रिएक्टर पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि फ्यूजन तभी होगा जबकि एटम बम ब्लास्ट हो, 10⁷ केल्विन का टेम्परेचर हो, और जब 10⁷ केल्विन का टेम्परेचर कहीं क्रिएट हो जाएगा तो उस प्लेस पर कोई भी फैक्ट्री न मजदूर रह ही नहीं पाएंगे और सब समाप्त हो जाएंगे। तो कल्पना नहीं हो सकती फ्यूजन रिएक्टर की। इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट फ्यूजन रिएक्टर विच इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन। बात समझ में आई बेटा? उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फ्यूजन रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड डिवाइस हाइड्रोजन बम है। क्या है बेटा? हाइड्रोजन बम इज अ सच टाइप ऑफ बम विच इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। इन हाइड्रोजन बम देयर इज अ स्फेरिकल मेटालिक वेसल ऑफ डबल लेयर। कोई डाउट बेटा? हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, एटम बम के पिताजी है, एटम बम से बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इट इज अबाउट हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। किस पर बेस्ड है बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर।
ओके, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन द, किस पर बेस्ड है बेटा? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। In hydrogen bomb there is a spherical metallic double layer vessel. Okay, in the middle of this vessel there is an atom bomb presented. इसको बीचों बीच में क्या रख दिया बेटा? एटम बम, समझ रहे हो ना? एटम बम में देयर विल बी 2 pieces of uranium which masses is greater than the mass of the half of the mass of the critical mass of the uranium. समझ आया बेटा? कहीं जाओ, क्लियर? यस सर। And compound of lithium hydride is filled. You can say this atom bomb is placed in between compound of lithium hydride. It is the construction of hydrogen bomb. There will be a spherical metallic vessel or dual layer. In the middle of this there is a present of atom bomb. एक एटम बम रखा होता है और ये एटम बम को कौन घेरे होता है? लिथियम हाइड्राइड, LiS2. When atom bomb blast, then there will be a high amount of temperature and energy created. Temperature will become 10 to the power 7 Kelvin. इतना केल्विन का टेम्परेचर बन जाता है और जब इतने केल्विन टेम्परेचर बनता है तो लिथियम हाइड्राइड के जो अवयव टूटे रहते हैं, लिथियम अलग है, हीलियम हाइड्रोजन अलग, उसके जो है इलेक्ट्रॉन्स एटम से निकल जाते हैं। मीन्स हाइड्रोजन वगैरह के केवल न्यूक्लियस बचते हैं, मीन्स सब न्यूक्लियस स्टेट में होते हैं और इतने हाई अमाउंट की एनर्जी और टेम्परेचर कारण वो सब जो है कोलाइड करके जुड़ करके बड़ा न्यूक्लियाई बनाने लगते हैं। मतलब बहुत सारा न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ होने लगता है हाइड्रोजन एटम का, हाइड्रोजन न्यूक्लियस का, और इस तरह से जो है हाई अमाउंट की एनर्जी, टेम्परेचर एनर्जी, साउंड एनर्जी, एक्सप्लोसिव एनर्जी मिलती है जो बहुत जो है ज़्यादा एक्सप्लोसिव है, हार्मफुल है। समझ आया बेटा? तो इट इज द डिस्क्रिप्शन अबाउट हाइड्रोजन। तो बहुत सारी चीज़ें हमने